हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसी भी का भाग 3। जिस गुंडे ने अनाया का दुपट्टा पकड़ा था, एक पल रुक गया पर दूसरे ही पल ठहाका लगाते हुए बोल उठा, तेरी भी बहन लगती है क्या? पर उस इंसान के कुछ कहने से पहले राजू जो वहां दौड़ता हुआ आया था, कह उठा, नहीं हमारी भाभी लगती है ये हमारे बॉस अयान भैया। पर उसके बाद पूरा करने से पहले ही उस इंसान ने राजू को ऐसे घूर कर देखा कि राजू बाकी बात झट से निकल गया और अयान की ओर ताकने लगा। पर अनाया की आंखें उस इंसान को देखे जा रही थी और रुबीना दी के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे। प्यारा सा मासूम सा लड़का, गालों में डिम्पल वाला, अयान नाम था उसका। आज अभी उस इंसान के चेहरे पर न मासूमियत नजर आई और न ही उसके डिम्पल, पर उसकी नीली आंखें जो बस एक पल के लिए अनाया को देखा था, वह उसके दिल के अंदर तक उतर गई और एक अनजानी सिरहन से वह कांप गई। पर वह जानती थी ये डर वाली सिरहन नहीं थी, एक अनजानी सी सिरहन जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे उस गुंडे की आवाज सुनाई पड़ी, तो बे भाभी है ना तेरी, भाभी के साथ ही हम सब मिलकर मस्ती। पर उसके बाद पूरा होने से पहले ही अयान का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा और मुंह से खून की धार निकल आई। अयान गुस्से से बोला, और एक भी बात सोना के बारे में तेरी जुबान से निकली तो जुबान खींच लूंगा। अनाया उस अनजान इंसान के मुंह से सोना सुनकर हैरान थी, पर वह गुंडा निर्लज्ज सा बोल उठा, तो फिर कल के न्यूज के लिए तैयार हो जा बच्चू, सोना के साथ गैंगरेप। अनाया डर से कांपने लगी, उसे लगा वह बेहोश हो जाएगी। अब बस ये सामने खड़ा इंसान ही उसे बचा सकता था। उसने बिना सोचे समझे अयान की दौड़ लगाई और उससे लिपट गई। अयान के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, उसे लगा कहीं हार्ट फेल न हो जाए। जिसकी एक झलक के लिए वह बेचैन रहता था, जिसे छूने का भी अपनी किस्मत समझता था, वह आज उसकी बाहों में है। पर अभी ये सब बातें सोचने का समय नहीं था। उसने अनाया के बालों पर हौले से हाथ फेरा, मानो कह रहा हो, मैं जब तक हूँ डरने की कोई बात नहीं। और राजू से कहा, राजू इन दोनों को घर पहुंचा दे। राजू ने सर हिलाते हुए कहा, चलो भाभी जी, चल सोनू। तभी दो गाड़ी आकर वहां रुक गई। अयान ने राजू को देखकर कहा, शिवा की गाड़ी में चला जाए इनको लेकर। फिर दूसरे लड़के की तरफ मुड़कर कहा, काली और बिटवा, मोहन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जा और डॉक्टर को कहना, अयान भैया ने कहा है इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों ने सर हिलाया और जल्दी से बेहोश मोहन को उठाकर अपनी गाड़ी में सुलाया। राजू ने पूछा, भैया वापस आऊं? अयान ने ना में सर हिलाया। वो सारे बदमाश जो हैरान होकर ये सब देख रहे थे, अचानक जैसे होश में आए और राजू के कार के सामने आकर चिल्लाए, देखता हूँ कैसे जाता है यहाँ से। पर शिवा जो कार ड्राइव कर रहा था, कार की स्पीड तेज कर दी और कार के धक्के से दोनों बदमाश छिटक कर दूर जा गिरे। अनाया की नजर बाहर गई और अयान को उन बदमाशों से घिरे देखकर उसकी रूह कांप गई। पर उसने राजू की आवाज सुनी, फिक्र न करो भाभी जी, हमारे अयान भैया 100 लोगों के बराबर है। मैं कल आपको फ्रेश न्यूज दूंगा इन बदमाशों का क्या हुआ। अनाया के घर में घुसते ही पापा को बेचैनी से टहलते देखा। उन्होंने अनाया को देखते ही कहा, बहुत देर कर दी बेटा, जब मासी को पहले मेडिसिन दे दे। मासी को मेडिसिन देने के बाद अनाया कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर उनके सो जाने के बाद वह बाहर आई तो देखा पापा बैठे हुए थे। अनाया ने उन्हें समझाते हुए कहा, पापा आप सो जाओ, मासी अब ठीक हैं। पर महेंद्र ने कहा, बेटा इधर आ, मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। अनाया मन ही मन डरते हुए पापा के पास आकर बैठी और बोली, हाँ पापा कहिए। बेटा मुझे जितना पता है मेरी बेटी के बारे में मैं जानता हूँ, वह मुझसे कुछ छुपाएगी नहीं और ना ही कोई गलत काम करेगी। अनाया चुप थी, पर महेंद्र की आंखों में बेचैनी थी। अनाया ने हौले से पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो पापा, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, आपकी बेटी हूँ पापा। महेंद्र थोड़ी देर चुप रहे, फिर अनाया की आंखों में देखते हुए पूछे, वो किसकी गाड़ी थी जिसमें तू वापस आई? अनाया को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था, क्योंकि वह पापा से झूठ नहीं बोल सकती थी। उसे पापा की गंभीर आवाज सुनाई पड़ी, बेटा मैंने सब नोटिस किया है, सोनू के सर पर चोट लगा है और तू बहुत घबराई हुई थी। सच बता बेटा,
अनाया उत्तर की तलाश में ही थी कि उसे सोनू की आवाज़ सुनाई दी। बड़े पापा, वो मेरे दोस्त के पापा की गाड़ी थी। असल में हमें मम्मा की दवाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। वहाँ ऑटो नहीं मिल रहा था। अचानक कुछ कुत्ते हमारे पीछे दौड़े। आप जानते हो ना, मुझे कुत्तों से डर लगता है। सोना दी के मना करने पर भी मैं डर से दौड़ पड़ा और गिर पड़ा। तभी मेरे दोस्त समीर के पापा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया। इतना कहकर वह हाँफने का नाटक करते बोला, दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, कल एग्जाम भी है। आप मुझे थोड़ा बॉर्नवीटा बनाकर दोगे प्लीज। अनाया समझ गई सोनू उसे पापा के प्रश्नों से बचाना चाहता है। वह तुरंत बोल उठी, हाँ सोनू, तो अपने कमरे में जा, मैं लाती हूँ। उसने चैन की सांस ली। जा बेटा, तू भी आराम कर। कमरे में आकर वह सोनू के गाल पर चिकोटी काटते हुए बोल पड़ी, वाह रे सोनू, तू तो बड़ा झूठ बोलना सीख गया है। सोनू ने बड़े जैसे उत्तर दिया, बड़े की प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटा झूठ बोलना जरूरी होता है दीदी। अनाया अपने बेड पर बैठते हुए बोली, अब असली बात बता और झूठ नहीं, ओके। हाँ पूछो ना दीदी, आप बता, उसे तू कैसे जानता है? उसे कौन? देख सोनू, ज्यादा चालाक मत बन। पहले राजू फिर वो, और तू अब किस किस से दोस्ती करने लगा है? हाँ, गुंडे मवाली अब तेरे दोस्त बनने लगे हैं। सोनू ने थोड़ी नाराजगी से उत्तर दिया, वो बिल्कुल भी गुंडे मवाली नहीं हैं। राजू भैया तो बहुत अच्छे हैं और अयान भैया तो सबसे अच्छे हैं। तू क्या जानता है उनके बारे में? छोटा है तो छोटा जैसे रहना सीखना। सोनू ने कंबल मुंह पर ढकते हुए जवाब दिया, हाँ अफसोस है कि मैं छोटा हूँ, बड़ा होता ना तो उन बदमाशों को सही जवाब देता, एक एक करके मार देता मैं। और आज उन गुंडों मवाली ने ही हमारी हेल्प की दीदी। सो जाओ दीदी, रात हो गई है। अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने बेड पर लेट गई, पर आंख बंद करते ही उसका चेहरा सामने था। वो बड़ी बड़ी आंखें जो उन गुंडों की बातें सुनते ही जलने लगी थी, और वो हाथ जो उस पर बालों पर प्यार से फेरते हुए मानो कह रही थी, डर कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और उसने जब सोना कहा, मानो बड़े प्यार से उसने सोना शब्द को अपने होठों से निकाला था। अनाया अचानक बेचैन हो उठी। वह अकेला इतनी रात को उन बदमाशों खूनियों से घिरा हुआ, क्या वह अकेला उनका सामना कर पाएगा? उसके हाथ अपने आप जुड़ गए और उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान जी उनकी रक्षा करना, हे शिव जी, हे गणपति जी, उसकी रक्षा करना, प्लीज भगवान जी। सुबह नींद खुलते ही अनाया ने देखा सोनू अपने बेड पर बहुत गहरी नींद में सो रहा है, पर उसका चादर नीचे पड़ा हुआ है। वह मुस्कुराते हुए चादर उठाकर सोनू को ओढ़ा दी और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बुदबुदाई, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा भाई, और कमरे से बाहर आई। मासी कैसी है, यही चिंता उसे सता रही थी, पर मासी अपने कमरे में नहीं थी और रसोई से बर्तन खनखनाने की आवाज़ आ रही थी। वह जल्दी से किचन में आई और देखा मासी कुछ बना रही हैं। उसे देखते ही मासी बोल पड़ी, आ गई बेटा, जा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, तेरी पसंदीदा हलवा बनाया है मैंने। पर अनाया गुस्से से बोल पड़ी, ये क्या मासी, कल इतनी तबीयत खराब थी और आज आप रसोई में काम कर रहे हो, आपको अपना कुछ ख्याल है कि नहीं? चलिए आप आराम कीजिए, जो बनाना है मैं बना लूंगी। मासी मुस्कुराते बोली, सोना मेरी जिंदगी निकल गई इस तरह काम करते हुए, इससे पहले तू नहीं थी तो कौन मेरा साथ देता? मैं इसी तरह रात को तकलीफ से गुजरती और सुबह घर का काम करती थी। मुझे आदत हो गई है, अब कुछ नहीं होगा मुझे। मासी तब की बात और थी, पर अब मैं आ गई हूँ, अब ये सब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मासी कुछ देर उसे निहारती रही, फिर एक लंबी सांस खींचते बोली, तो मेरी बेटी क्यों नहीं हुई सोना? अनाया मुस्कुराते बोली, आपकी ही तो बेटी हूँ मासी, सिर्फ जन्म देने वाली कोई और है। चलिए कमरे में। वह उन्हें खींचते हुए कमरे में ले आई और बैठाते हुए बोली, आज मैं घर पर हूँ, आज फुल डे आपको रेस्ट करना है, बेड से उतरना भी नहीं है। पर तेरा तो एग्जाम है ना सोना, मैंने सब पढ़ लिया है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सोना अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। अच्छा आप बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। वह जाने वाली होती है कि मासी उसे पुकारती है, सोना। हाँ मासी। मासी उसका हाथ पकड़ लेती है और सामने बिठाकर पूछती है, तेरा अभी 2 साल बाकी है ना इस पढ़ाई के? हाँ मासी, क्यों? मासी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, देख बेटा, बुरा मत मान, अगर इसी बीच तुझे कहीं नौकरी मिलती है
तो तू अपने पापा को लेकर चली जा। अनाया अवाक सी मासी को देखती रही। मासी अपनी बातें जारी रखी। देख बेटा, मुझे पता है तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, पर मैं तेरे लिए कह रही हूँ। तू जानती है ये घर तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ तेरा मौसा जी जैसे जानवर रहते हैं। जब तू उनके सामने होती है तो उनकी नजरें तुझ पर ही रहती हैं बेटा। वो रात रात भर कहाँ पड़े रहते हैं तू समझ सकती होगी। मासी की सांस फूलने लगी थी। कहते कहते अनाया ने मासी की पीठ सहलाई और धीरे से कहा, मैं समझती हूँ मासी, पर जब तक आप और पापा मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन मत लो और आराम करो। मैं आपका नाश्ता लाती हूँ, उसके बाद आपको मेडिसिन भी लेना है। मासी ने सर हिलाया और बेड पर लेट गई। उनके मुख पर चिंता की लकीरें थीं। उन्हें देखते हुए अनाया ने मन ही मन सोचा, और अब तो अयान है मेरे साथ, वो कुछ नहीं होने देगा। पर अयान का ख्याल आते ही उसे कल की रात की घटना याद आ गई, और अयान कैसा है ये सोच उसे परेशान करने लगी। उसने पापा को नाश्ता दिया, सोनू को नींद से उठाई, जल्दी जल्दी खाना बनाई और फिर मासी के पास आकर बोली, मासी मैं थोड़ी लाइब्रेरी हो आऊँ? हाँ बेटा, पर अकेले जाएगी? सोनू को ले जाती हूँ साथ में। पापा जो वहीं बैठे थे आश्चर्य के साथ पूछा, अरे सोनू का एग्जाम है, उसने कल कहा था ना। अनाया एक पल को ठिठक गई, पर उसे सोनू की बात याद आई। बड़ों से प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटा झूठ चलता है। उसने झट से कहा, नहीं पापा कल है, उसे डेट याद नहीं था। ओके ठीक है, पर सोनू क्या करेगा वहाँ? पापा उसे कहती हूँ साथ में किताबें ले ले, वहीं बैठकर पढ़ेगा। मासी हंसते हुए बोली, बड़ा पढ़ाकू है तेरा भाई, वो तो वैसे भी खेलता रहता है, ले जा ऐसे ही बैठा रहेगा वहाँ। अनाया सर हिलाते हुए मन ही मन खुश होते हुए सोनू के कमरे में आई और बोली, सोनू मेरे साथ चल। कहाँ दीदी? चलना बताती हूँ। दोनों घर से कुछ दूर आने पर अनाया सोनू से पूछी, अभी तेरा राजू भैया कहाँ मिलेगा? सोनू ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो आप राजू भैया से मिलना चाहती हैं, पर क्यों? कुछ नहीं, कल उसे थैंक्स कहना भूल गई थी इसलिए। कहाँ मिलेगा बताना। राजू भैया अपने दोस्तों के साथ उधर चाय की दुकान में बैठे रहते हैं सुबह से। अच्छा बताओ दीदी, ये स्कूल क्यों नहीं जाते? वो तेरे जैसे छोटे थोड़े हैं, वो तो इतने बड़े हैं। तो फिर आपके जैसे कॉलेज क्यों नहीं जाते? इनके मम्मा पापा इन्हें डांटते नहीं? अनाया ने मन में सोचा, अगर पापा मम्मा होते तो ये मवाली क्यों बनते? ये अच्छे बच्चे नहीं है ना तेरे जैसे, इसलिए मम्मा पापा की नहीं सुनते। सोनू मन ही मन खुश होता हुआ बोला, दीदी आप यहीं रुको, मैं राजू भैया को बुला कर लाता हूँ। सोनू दौड़ता हुआ चला गया। कुछ देर बाद अनाया ने देखा, राजू सोनू को अपने साइकिल के कैरियर में बिठाकर इधर ही आ रहा था। उसने आते ही कहा, नमस्ते भाभी जी, कहिए क्या हुक्म है? अनाया नाराजगी के साथ बोली, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, खबरदार जो मुझे भाभी कहा। राजू आज्ञाकारी बालक जैसा सर हिलाते बोला, ओके भाभी जी। सोनू खिलखिलाकर हंस पड़ा, पर अनाया का गुस्से से भरा चेहरा देखकर दूसरी ओर देखने लगा। अनाया कुछ देर राजू को घूरती रही, फिर पूछी, मुझे बस इतना जानना है, मोहन कैसा है? बिंदास भाभी जी, हम गरीबों को चाकू खाने की आदत है और खिलाने की भी है ना। जवाब में राजू ने अपने सारे दांत निकाल दिए। थैंक्स, कल तुमने बहुत हेल्प की। चल सोनू। पर वह राजू का प्रश्न सुनकर रुक गई। अयान भैया के बारे में नहीं पूछेंगे आप? अनाया अयान के बारे में पूछना चाहती थी, पर राजू को मुस्कुराते देखकर वह समझ गई कि अयान बिल्कुल ठीक है। वह बोली, नहीं। चल सोनू। उसे राजू की बात सुनाई दी। क्या जमाना आ गया है, भैया ने आपकी जान पर खेलकर किसी की जान बचाई और उनको कोई परवाह ही नहीं। अनाया ने गुस्से से देखा तो राजू बोला, मैंने कुछ नहीं कहा भाभी जी, वो मोहन कह रहा था तो मैंने उसे उत्तर दिया। अनाया ने दोनों को घूरते बोली, चुप रहो दोनों, मैंने मना किया क्या? और तुमने क्या किया? जब वो गुंडे हमें सता रहे थे तुम तो पेड़ के पीछे छुप रहे थे। तो राजू बोला, मैं छुप नहीं रहा था, मैं तो चुपके से अयान भैया को फोन कर रहा था। वैसे भी मैं दुबला पतला सा बेचारा लड़का, अगर वहाँ हीरोगिरी करने जाता तो वो मुझे नहीं छोड़ते, और अयान भैया कैसे आते? देखा भाभी जी, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ ना सोनू मैं इंटेलिजेंट? सोनू मुस्कुराते बोला, वो तो हो भैया, पर उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। राजू एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते बोला, तो मुझे अंग्रेजी सिखाएगा सोनू?
हो तो गया फिर सोनू का फ्यूचर। सोनू इसके बाद इससे मिलने की कोशिश की तो मैं तेरी टांग तोड़ूंगी। सोनू ने जल्दी से कहा, दीदी मोहन भैया को देखने चलें, हम लेट हो जाएंगे घर के लिए। ओ हाँ चल, राजू खुश होता हुआ बोला। रुके भाभी जी, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। अनाया को देखते ही मोहन बहुत खुश हो गया। वह उठने की कोशिश करते हुए कहा, आप कैसी हो मैम? सॉरी, कल मैं आपको सुरक्षित घर नहीं पहुंचा सका। उठो मत मोहन, और सॉरी क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजू पीछे से बोल पड़ा, अरे मोहन बा, तू नहीं तो क्या, मैंने पहुंचा दिया ना भाभी जी को, और तेरे खटारे ऑटो से नहीं, गाड़ी से छोड़ आया था। वो इतना घायल है और तुम उसका मजाक बना रहे हो राजू। उसकी तो आदत है मैम, मेरी टांग खींचता रहता है। और मोहन, तुम अब से मुझे मैम नहीं कहोगे, ठीक है ना? मोहन खुश होता बोला, थैंक यू बहन, चलो मेरी बहन की ख्वाहिश पूरी हो गई। पर जब आपका भाई है तो आप अब कहीं भी जाना तो बस एक कॉल करना, मैं ऑटो लेकर आ जाऊंगा। याद रहेगा ना आपको? अनाया सर हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ रहेगा। सोनू जो इतनी देर से मोहन के पेट में बंधा बैंडेज देखकर डर कर चुप था, बोल पड़ा, उन बुरे लोगों ने आपको बहुत मारा ना मोहन भैया। मैं बड़ा होता ना तो उनको सबको मजा चखाता, सबको मार डालता। तो राजू बोल पड़ा, अरे मेरा प्यारा सोनू, उसके लिए हमारे अयान भैया है ना, सबका काम तमाम कर दिया उन्होंने, तू डर मत। यह सुनकर अनाया कांप उठी। वह बोल उठी, क्या? तुम क्या कह रहे हो राजू? राजू ने स्वाभाविक स्वर में बोला, हाँ भाभी जी, बॉस किसी को माफ करना नहीं जानते। जिसने आपको गंदी बात कही उसकी जीभ काट डाली, और जिसने आपका दुपट्टा खींचा था उसकी तो हाथ ही गया। अब किसी लड़की का दुपट्टा नहीं खींच पाएगा बेचारा। और एक की दोनों टांगें तोड़ी, अब वो सारी जिंदगी बिस्तर पर ही निकालेगा, और बाकियों की पिटाई करके छोड़ दी। अनाया ने गुस्से से कहा, तुम्हारे भाई को क्या हक है किसी को सजा देने का? इसके लिए कानून है ना। राजू को हंसी आ गई और बोला, कानून? आपने अभी तक कानून का फैसला देखा नहीं भाभी जी। मैंने देखा है, बेकसूर को सजा मिलती है और कसूरवार बिंदास बाहर घूमते हैं। मुझे ये सब पता नहीं, पर अपराध अपराध ही होता है, एक अपराध को रोकने के लिए दूसरा अपराध नहीं किया जाता। राजू ने बैंक भरे स्वर में उत्तर दिया, ये सब कहने की बात है भाभी जी, आप कानून की बात करते हैं। आप खुद एक लड़की हैं तो आप समझती होंगी कि बलात्कार की शिकार लड़की की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बहन थी, सिर्फ 14 साल की थी, ऐसे कुछ जानवरों के भेंट चढ़ गई। मैंने उसकी जान तो बचा ली, पर वो जीते जी मर चुकी थी। न खाती थी न कुछ बोलती थी, सिर्फ रोती चिल्लाती और पता नहीं किससे विनती करती रहती कि उसे छोड़ दे। मैं समझ सकता हूँ उस पर क्या गुजरी होगी। वह पागल हो चुकी थी भाभी जी। फिर एक दिन उसने आत्महत्या करके खुद को और मुझे भी मुक्ति दे गई। मैंने उन लोगों को मारने की कोशिश की तो मुझे ही फंसा दिया गया और 3 साल की जेल हो गई। तब अयान भाई ने मेरा अधूरा काम किया। मैं बस जेल से छूटने के बाद सीधा भाई के पास आया था और कहा था कि जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। बस मुझे उन लोगों की मौत चाहिए, मेरी आंखों के सामने उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत देना भाई, जिससे मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। भाई ने ऐसा ही किया और आप इस काम को बुरा घिनौना कहती हैं, भाई को क्रिमिनल सोचती हैं। अनाया अवाक थी। इस लड़के के अंदर इतना दर्द छिपा हुआ है, उसे पता ही नहीं था। उसने धीरे से कहा, सॉरी भैया। राजू हंसता बोला, ये हुई ना बात, आप मुझे भैया कहना। वैसे मैं रिश्ते में आपका देवर लगता हूँ, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, कितनी बार कहना पड़ेगा? अब की बार भाभी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू मजे लेते हुए बोला, क्या कर लोगी आप मेरा भाभी जी? मैं तो 1000 बार कहूँगा। फिर वह दरवाजे तक गया और भाभी जी मेरी भाभी जी कहता हुआ चिल्लाकर बाहर भागा। अनाया को और कुछ नहीं सूझा तो वह पास पड़ा पानी से लबालब भरा हुआ जग उठा ली और राजू की तरफ फेंकी, पर राजू के बजाय किसी और पर वह पानी गिरा और उसके गुस्से से भरी आवाज अनाया को सुनाई दी, किसकी हिम्मत हुई मुझ पर पानी फेंकने की? उसने सामने देखा, पर वहां अनाया खड़ी थी। डर से कांपती हुई वह घबराते बोल पड़ी, आई एम सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं। पर गरजने वाला शेर 1 मिनट में ठंडा हो चुका था, क्यों ना हो, सामने उसका प्यार जो खड़ा था। अयान ने नम्र स्वर में कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसने अनाया की ओर देखा और पल भर में अनाया उसकी आंखों में खो गई।
तभी पीछे से राजू की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे यार मोहन, अयान भाई ने सुबह उठकर मुंह नहीं धोया था। ये भाभी जी को कैसे पता चला यार, कमाल है। इसे कहते हैं एक दिल एक जान। अनाया को लगा अब अयान गुस्से से राजू को जरूर डांटेगा, पर उसके बदले अयान तो मुस्कुरा पड़ा। और अनाया ने देखा रुबीना दीदी के उस मासूम भाई के गालों के डिंपल मुस्कुराते हुए। कोई इंसान इतना खूबसूरत लग सकता है, ये पहली बार जाना अनाया ने। और उसे लगा जो इंसान कल रात दरिंदा जैसे लग रहा था, आज अचानक इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है, जिसकी चाह हर एक लड़की को रहती है। तभी राजू की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी, भाभी जी भैया ने कल से नहाया भी नहीं, एक बाल्टी पानी ला दूं क्या? आप डालोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अयान पीछे मुड़कर राजू के कान खींचते बोल पड़ा, ज़्यादा बकबक की तो कान खींचकर हाथ में पकड़ा दूंगा। इतना सुनते ही सोनू जोर जोर से हंसने लगा। अयान भी मुस्कुराने लगा। अनाया जल्दी से सोनू का हाथ पकड़ते हुए बोली, चल सोनू, हमें लेट हो रहा है। अयान ने राजू से उन्हें छोड़ आने को कहा, पर राजू बोला, भैया आप ही जाओ ना, वैसे भी मैं ड्राइवर बड़ा बुरा हूँ। अनाया यह सुनते ही घबरा गई, पर उसमें अयान को मना करने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने सोनू से कहा, सोनू हम ऑटो से चले जाएंगे। सोनू ने बात समझते हुए अयान से कहा, हाँ भैया हम ऑटो से चले जाएंगे। तो अयान बोला, सोनू अभी ऑटो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उस मोड़ तक पैदल जाना पड़ेगा। सोनू अनाया को देखते हुए कहा, दीदी मैं अभी पैदल नहीं चल सकता। सोनू हमने गाड़ी की आदत नहीं डालनी चाहिए। सोनू ने सर हिलाया और अयान से बोला, भैया हमें गाड़ी की आदत नहीं डालनी चाहिए। सोनू बाहर अभी बहुत तेज धूप है, सोनू उन्हें बता दो। पर इससे पहले ही सोनू अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए गुस्से से चिल्ला पड़ा, सोनू सोनू मैं किसकी बात सुनूं? और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या? झगड़ा है क्या? अब मैं पागल हो जाऊंगा। कहते हुए वह मुंह फुलाते हुए मोहन के पास आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। अनाया ने सोनू को देखते हुए बड़े प्यार से पुकारा, सोनू, पर सोनू नहीं बोला। अयान उसके पास आकर बोला, सोनू बाहर बहुत गर्मी है, क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चलें? पर सोनू ने उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठा रहा। अयान ने कुछ सोचा और राजू से कहा, राजू तुझे कौन सी आइसक्रीम पसंद है बता ना, आज हम सब आइसक्रीम खाएंगे। राजू को सोचता हुआ बोला, मैंने बचपन में एक आइसक्रीम खाई थी, शायद उसे कौन कहते हैं, और कोई नाम तो पता नहीं मुझे। सोनू अपना गुस्सा भूलते हुए खिलखिला पड़ा और बोला, अरे राजू भैया आप तो बड़े बुद्धू हो, आपको आइसक्रीम का नाम ही नहीं पता। अयान ने मुस्कुराते सोनू से कहा, तो चले आइसक्रीम पार्लर, अपने दीदी से आप कहो तो वो मान जाएगी, इसी बहाने आप राजू को आइसक्रीम का नाम भी सिखा देना। सोनू खुशी से कूद रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे आइसक्रीम खाने का मौका मिला था। अनाया उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पहली बात उसे डर था कोई देख न ले, और दूसरी बात वह उसके करीब नहीं जाना चाहती थी, और उसे ये शक था कहीं इसी बहाने वो करीब ना आ जाए, क्योंकि उसके खूबसूरत चेहरे और उसके जादुई बातों से उससे दूर रहना मुश्किल था। वो किसी का भी दिल जीत सकता था, पर वह सोनू की खुशी को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। इसलिए जब सोनू ने आकर अनाया का हाथ पकड़ा और विनती भरे स्वर में कहा, चलो न दीदी, तो वो मना नहीं कर पाई। अयान मुस्कुराता हुआ उनके पीछे चल पड़ा, जहाँ राजू अयान के पास आकर फुसफुसाया, आप तो बड़े चालाक हैं भैया, आखिर रास्ता निकाल ही लिया भाभी के पास आने का। अनाया और सोनू गाड़ी के पीछे सीट पर बैठे थे, राजू अयान के पास सामने वाली सीट पर और अयान ड्राइवर के सीट पर। राजू लगातार बकबक करता जा रहा था और सोनू केवल उसका जवाब दे रहा था। अयान और अनाया खामोश थे। अनाया तो बस इस सोच से परेशान थी कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया और पापा को बता दिया तो क्या होगा। यही सोच के साथ वह गुमसुम सी थी, पर अचानक सामने के आईने में नजर पड़ते ही एक अजीब सी सिरहन पूरे बदन में दौड़ गई। अयान की नज़र उस पर थी, वह शीशे में उसे ही देख रहा था, पर अनाया की नज़र पड़ते ही उसने झट से नजरें हटा ली और रास्ते की तरफ देखने लगा। राजू ने एक लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो लगा था आज हमारा एक्सीडेंट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ड्राइवर की नज़र कहीं और रहे तो भगवान ही मालिक। अयान ने एक बार उसे गुस्से से घूरकर उसे देखा
और फिर रास्ते की तरफ देखने लगा। राजू अनाया की तरफ मुड़कर पूछा, भाभी जी एक बात पूछें? अनाया गुस्से से बोल उठी, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अगर और एक बार भी कहा तो गाड़ी से उतर जाऊंगी अभी। तो अयान ने राजू को डांटते हुए कहा, तू चुप नहीं बैठ सकता क्या? राजू ने सर हिलाया और अपने होठों पर उंगली रख ली। आइसक्रीम पार्लर पहुंचते ही अनाया ने सोनू से कहा, सोनू तू इनके साथ जा, मैं यहीं बैठी हूँ। क्यों दीदी, आपको आइसक्रीम नहीं खाना क्या? अनाया ने नाम में सर हिलाया, पर अयान बोल उठा, तुम यहाँ अकेले नहीं बैठ सकती। ये पार्किंग प्लेस है और बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इतना सुनते ही अनाया डर कर गाड़ी से उतर गई और सोनू का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर आई। अयान कोने की तरफ दिखाकर सोनू से कहा, सोनू आप लोग उधर जाकर बैठो और मैं और राजू उधर बैठेंगे। इतना सुनकर अनाया मानो जान में जान आई। पहली बात, अयान के पास या आमने सामने टेबल पर बैठना बड़ी अजीब बात थी, और दूसरी बात, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वह परेशान थी। थोड़ी देर में वेटर सोनू के लिए आइसक्रीम और अनाया के लिए फ्रूट जूस लेकर आया और बोला, मैम आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है, सो ये हमारे शॉप का स्पेशल जूस, प्लीज बताना कैसा है। अनाया समझ गई अयान ने ही बताया होगा, पर उसे आश्चर्य हुआ कि अनाया को आइसक्रीम पसंद नहीं, ये अयान को कैसे पता चला। पर तुरंत याद आया कि रुबीना दी उसे तो कुरेद कुरेद कर पूछती रहती, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो क्या अयान को बताने के लिए? पर यह ठीक नहीं है। अयान इस तरह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसका दिल जीतने का प्रयास जो नहीं होना है उसके लिए इतनी कोशिश ही क्यों? माना वो इतना बुरा नहीं है, पर अनाया अपना नाम उसके साथ नहीं जोड़ सकती। अनाया ने सोच लिया उसे अयान से क्या कहना है। राजू कुछ काम की वजह से चला गया और अयान उन दोनों को घर तक छोड़ने आया, पर उनके मोहल्ले से कुछ दूरी पर ही अनाया ने कहा, यहीं गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। अयान आश्चर्य से उसे देखता हुआ बोला, यहाँ क्यों? असल में मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देख ले, पर यहाँ से घर तो काफी दूर है, पैदल कैसे जाओगी? अनाया ने थोड़े रूखे स्वर में, मिस्टर अयान मुझे आदत है पैदल चलने की, और एक बात, मैं नहीं चाहती कि इसके बाद हम कभी मिलें। मैंने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल से संभाला है, नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाऊं। कहते हुए वह हाँफ रही थी। बड़ी मुश्किल से वह बोल पाई थी ये बातें, पर सच उसे बताना तो था। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोल पड़ा, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, पर मैं भी नहीं चाहता तुम किसी परेशानी में उलझ जाओ। पर अगर कभी जरूरत पड़े मुझे एक बार कहना, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प कर सकता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर रख लो। नहीं अयान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। भगवान न करे फिर से तुम्हारी मदद लेना पड़े, मुझे नंबर की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स कहकर वह गाड़ी से उतर गई और सोनू से बोली, चल सोनू। कहते हुए वह सोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए आगे बढ़ गई। मुड़कर पीछे नहीं देखा। असल में वह देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी बातों से अयान को जो तकलीफ पहुंची थी, वह उसकी आंखों ने उसे साफ साफ देख लिया था। वह फिर से उसकी उन दर्द भरी आंखों को देखकर खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी। उसे पता था उसने अयान को अपनी बातों से बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, बहुत दर्द दिया था, पर बाद में इससे बड़ा दर्द न उठाना पड़े, इसलिए आज ऐसा करना जरूरी था। पहले ही वो रिश्ता खत्म कर देना था जो कभी बन ही नहीं सकता। एक हफ्ता गुजर गया था। अनाया की परीक्षा शुरू होने वाली थी। पापा ने एक दिन अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, बेटा मैं गणपति जी के दर्शन करना चाहता हूँ, तेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए, बस इतना कहना था उन्हें। अनाया को इतना सुनते ही याद आया कि वो खुद अयान की सलामती के लिए विनायक जी के दर्शन करने की, पूजा करने की बात सोची थी, तो यही अच्छा मौका है। उसने खुशी खुशी रविवार को चलने की बात कही, तो मौसी भी जाने की इच्छा जाहिर की। अनाया के कहने पर कि उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, वह बोल पड़ी, मैं नहीं जानती फिर कभी जा पाऊँ कि नहीं बेटा, ले चल इस बार। अगले रविवार अनाया, उसके पापा, मासी और सोनू मंदिर को पहुँचे। अनाया ने पापा को एक जगह बिठाकर कहा, पापा मैं पहले मासी को दर्शन करा कर लाती हूँ, फिर आपको ले जाऊंगी। सोनू आपके पास रहेगा, ठीक है ना? पापा के खुशी से सहमति जताने पर अनाया मासी को गणपति जी के दर्शन कराने ले गई, पर वहाँ बहुत भीड़ थी, तो उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा। काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आई, तो सोनू ने पूछा,
बड़े पापा वो लोग कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आज संडे है ना, तो ज़्यादा लोग आए हैं। तब एक पंडित जी उनके पास आए और बोले, सर आपको अगर दर्शन करना है तो अभी कर लें, कुछ देर में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर क्यों? तो पंडित जी ने कहा, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा निर्देश आया है, कृपा आप दर्शन कर लें। महेंद्र अपने लाठी के सहारे उठ खड़े हुए और सोनू से बोले, चल बेटा, पर आप कैसे जाएंगे बड़े पापा? अगर भीड़ ने आपको धक्का दिया तो? नहीं बेटा, वो मेरी हालत देखकर धक्का नहीं देंगे, पर मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो आज गणपति जी के दर्शन नहीं होंगे। मैं अंदर नहीं जाऊंगा बड़े पापा, देखो ना कितनी भीड़ है। ठीक है, तू यहीं ठहर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कहते उन्होंने मंदिर के अंदर जैसे ही अपना कदम रखा, एक बड़ी सी भीड़ आकर उनके पीछे जमा हो गई और धक्का मुक्की मच गई। महेंद्र खुद को संभाल नहीं पाए और गिर पड़े। उन्हें लगा उनकी सांसें बंद हो रही हैं, भीड़ के पैरों के नीचे उनकी जान निकल जाएगी। उन्होंने डर से अपनी आंखें मूंद ली, पर अगले ही क्षण किसी के मजबूत हाथों ने उसे सहारा दिया और अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। महेंद्र ने आंखें खोलते ही एक सुंदर नवयुवक को पाया जो गुस्से से भीड़ को घूर रहा था। फिर उसने महेंद्र को पास रखे कुर्सी पर बैठाते हुए पूछा, आपको लगी तो नहीं? सोनू जो डरा हुआ चेहरा लेकर खड़ा था और महेंद्र को गिरता देखकर उसकी चीख निकल गई थी। अयान को देखते ही खुशी से चिल्लाया, अयान भैया। अयान सोनू को देखकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। कि कहीं अनाया तो साथ नहीं। उस दिन के बाद वह अनाया के सामने नहीं आया था, पर दिल बेचैन था उससे मिलने के लिए। उसे लगा आज अगर अनाया यहाँ होगी तो जरूर सोचेगी कि उसने ही पीछा किया है, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया। पर अनाया वहाँ नहीं थी। उसे थोड़ी निराशा हुई। उसकी एक झलक पाने के लिए उसकी हजार जली कटी बातें सुनना भी मंजूर। लोग सच ही कहते हैं, प्यार अंधा होता है, पर अयान के लिए तो प्यार सिर्फ अंधा नहीं, गूंगा और बहरा होता है। इसलिए तो वो अनाया के सामने कुछ कह नहीं पाता और ना ही उसकी बातों का कोई असर अयान पर होता। सोनू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए फिर से कहा, भैया। अयान मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। उसके दिल ने कहा, सोनू के इसी हाथ को अनाया कितनी बार पकड़ती होगी, स्पर्श करती होगी। आज उसे लग रहा था वो जैसे अनाया के कोमल हाथों को स्पर्श सोनू के हाथों से मिल रहा है। उसने मन में सोचा, जरूर एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। उसे रुबीना दी से पता चला था अनाया पढ़ने में बहुत होशियार थी। फिर भी अयान आज आया था गणपति बब्बा से कहने के लिए कि उसके एग्जाम्स अच्छे हों। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी मंदिर के दर्शन नहीं किया, पर आज आया था अपने प्यार के लिए। वह प्यार जो उसकी सूरत तो देखना भी नहीं चाहती। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोनू से पूछा, यहाँ कैसे सोनू? सोनू खुशी से उछलते हुए कहा, हम भगवान जी के दर्शन करने आए हैं, दीदी भी आई है। अयान का दिल जोर से धड़का, खुशी से या डर से नहीं पता, पर वह महेंद्र के प्रश्न से सुनकर घबरा गया। तो मेरी बेटी को कैसे जानते हो? अयान ने देखा महेंद्र पैनी आंखों से उसे घूर रहे थे, पर सोनू ने झट से कहा, अयान भैया दीदी के सहेली के भाई हैं। महेंद्र कुछ और पूछते उससे पहले ही सोनू अयान की तरफ देखते बोल पड़ा, भैया दी ने कहा था आपको बताने को कि निशा दीदी उनके साथ नहीं आई, आप उनको ही लेने आए हो ना? अयान सोनू के स्मार्टनेस देखकर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ। तभी महेंद्र बोल पड़े, बेटा मंदिर तक आकर भगवान जी के दर्शन किए बिना नहीं जाते। अयान के दिल से आवाज आई, मेरा भगवान तो अब बस एक ही है जो मुझसे नाराज है। अगर मंदिर का दरवाजा बंद हो तो बिना दर्शन किए ही भक्त को लौटना पड़ता है। मेरा भगवान भी अपने दिल का दरवाजा बंद रखा है मेरे लिए। महेंद्र जी उदासी स्वर में बोले, मैं भी कितना बदनसीब हूँ, यहाँ आकर भी बिना दर्शन किए लौटना पड़ेगा। जब तक अनाया आएगी दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप चिंता मत करो बड़े पापा, अयान भैया आपको अंदर ले जाएंगे, है ना भैया? अयान कुछ असमंजस में था, पर महेंद्र ने खुशी भरे स्वर में जब पूछा, बेटा मुझे आप जरा दर्शन करवा दोगे क्या? तो उसने हाँ में सर हिलाया और उन्हें सहारा देकर अंदर ले आया।
महेंद्र ने आश्चर्य के साथ देखा कि अयान को देखते ही भीड़ छट गई। लोग जगह बनाने लगे और पुजारी जी ने अयान को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग यहाँ आ जाइए, एकदम सामने से दर्शन कीजिए। महेंद्र बहुत खुश थे। कोई भी दर्शनार्थी भगवान के इतने करीब जाकर उनका दर्शन नहीं कर सकता जितना आज उन्होंने किया था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा आप भी किसी मिनिस्टर के बेटे हो क्या? अयान ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, मैं असल में महीने में कई बार यहाँ के चक्कर लगाता हूँ, इसलिए पुजारी जी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। बेटा मेरा दिल आज बहुत खुश हुआ, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी हो जाए, आपको आपकी मंजिल मिले। इतना सुनते ही अयान खुशी से झूम उठा। उसके दिल ने कहा, जो मुझे चाहिए वो तो आप ही देने वाले हैं मुझे। अब आशीर्वाद दिया है तो मेरी मंजिल भी दे देना। पर उसके दिमाग ने उसे डांटते हुए उसे धिक्कारा, तो इतना स्वार्थी कैसे हो गया? याद रख, तेरा प्यार एक तरफा है। अनाया तुझे प्यार नहीं करती, और अगर वह तुझे प्यार नहीं करती तो उस पर तेरा कोई हक नहीं। मासी बहुत थक चुकी थी, इसलिए अनाया मंदिर के बाहर एक जगह उन्हें बैठा दिया और पापा को दर्शन कराने के लिए लेने आई। पर सोनू को अकेला बैठा देखकर वह डर गई। उसने सोचा, तो क्या पापा देर होते देख अकेले ही दर्शन को चले गए? उसे असल में काफी देर हो गया था, क्योंकि मासी ने मंदिर से सटे हुए छोटे मंदिर में शिवजी को भी देखने पूजा करने की इच्छा जाहिर की थी और अनाया मना नहीं कर पाई थी। वह जल्दी से पूछी, सोनू पापा कहाँ हैं? तूने अकेला क्यों छोड़ दिया? पर सोनू मुस्कुराकर बोल उठा, डोंट वरी डियर, भैया इज हियर। इतना सुनती अनाया कांप गई। तो क्या अयान को उसने मिलने को मना किया तो वह सीधा पापा तक पहुंच गया? उसे क्या लगता है पापा उसका असली परिचय जानने के बाद उसे गले लगा लेंगे? कभी नहीं, बल्कि अनाया का ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अनाया अपने पापा को अच्छी तरह से पहचानती है। वो ऊपर से जितने नरम दिखते हैं उतने उसूलों के उतने ही पक्के हैं। अब वह क्या करेगी, इसी सोच से परेशान वह सोनू पर बरस पड़ी। यह कैसी भाषा है सोनू? उन गुंडों के साथ तू भी उनकी भाषा को अपना रहा है। खबरदार, अब कभी उनसे मिला तो तेरी दीदी जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी बन सकती है। सोनू छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैंने बस इतना ही कहा कि भैया बड़े पापा को लेकर गए हैं अंदर। तूने मना क्यों नहीं किया? वो यहाँ तक पहुँच गया है, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। पर वह पीछे से राजू की आवाज़ सुनकर रुक गई। भाभी जी, हम गुंडे मवाली हैं पर इतने भी बुरे नहीं हैं। अयान भैया ने उस दिन से ही आपके सामने या पीछे आना छोड़ दिया जब आपने मना किया। वो तो आपके सफलता के लिए यहाँ भगवान के पास आए थे। उन्हें क्या पता था कि आप भी यहाँ होंगे? अनाया राजू का उतरा हुआ चेहरा देखकर धीरे से बोली, सॉरी, गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं भाभी जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। छोटा भाई बना हूं ना आपका। पर भैया को ऐसी बातें मत कहिए। आपको पता नहीं, आपकी एक मुस्कुराहट पर वो जान दे सकते हैं, और उसी तरह आपकी कही हुई दिल को लगने वाली बातें उन्हें बहुत तकलीफ देती हैं। दुनिया ने उन्हें ठुकराया, उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। वो ये भी जानते हैं उनका आपका कोई मेल नहीं है, पर कभी आपको मदद की ज़रूरत हो तो वो ही कर सकते हैं। आपके उस दिन उन सख्त बातों को कहने से भैया बहुत हर्ट हुए। मैंने उन्हें रोते देखा। अनाया समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी सोनू ने कहा, वो देखो बड़े पापा आ रहे हैं, तू जा मम्मा के पास, मैं पापा को लेकर आती हूँ। सोनू हाँ में सर हिलाते हुए चला गया। अयान अनाया के पास आकर उसकी तरफ बिना देखे महेंद्र से कहा, अंकल अब मैं चलता हूँ। तभी सोनू वहां दौड़ता हुआ आया और हाँफता हुआ बोला, दीदी जल्दी घर चलो, मम्मा को सांस की तकलीफ हो रही है और वो इनहेलर लाना भूल गई हैं। महेंद्र जल्दी से उस तरफ जाते हुए बोले, बेटा मैं तेरे मासी के पास रुकता हूँ, तू जल्दी से एक ऑटो या टैक्सी बुला ले। अयान ने सोचा वो उनको घर तक छोड़ने का ऑफर करे, पर फिर वह सोचकर चुप रहा कि पता नहीं महेंद्र क्या सोचें और उनकी बेटी भी शायद बुरा मान जाए। इसलिए वह वहां से जाने को मुड़ा, पर एक मीठी सुरीली आवाज ने उसके पैरों को रोक लिए। क्या आप हमें घर तक छोड़ देंगे? अयान ने आश्चर्य से अनाया की ओर देखा और पूछा, पर तुम्हें तो मेरी मदद नहीं चाहिए ना? मुझे नहीं चाहिए, पर मासी को मदद जरूर चाहिए, कहकर वह दूसरी तरफ देखने लगी।
मानो मदद मांगते हुए उसे शर्म आ रही है। अयान मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, तुम्हारी इसी अदा पर तो मर मिटा हूँ अनाया। गुस्सा करती हो तो खूबसूरत लगती हो, अकड़ दिखाती हो तो और भी खूबसूरत। तुम्हारी हर अदा पर मैं तो मर मिटा हूँ। उसने सुना अनाया कह रही थी, अगर प्रॉब्लम हो तो रहने दो, अभी टैक्सी मिलना मुश्किल होगा, इसलिए कहा था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ये प्रॉब्लम वगैरह आप जैसी शरीफ जादियों को होती है, हम जैसे मवालियों को नहीं। इतना सुनते ही अनाया ने अपने बड़े बड़े कजरारे नैनों से उसे घूर कर देखा। अयान ने जल्दी से कहा, जल्दी चलिए, मासी को जल्दी घर पहुंचाना जरूरी है। अनाया ने तुनक कर कहा, आपकी नहीं, मेरी मासी। अयान ने हंसते हुए कहा, हाँ वही आपकी मासी। अयान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महेंद्र सामने की सीट पर उसके पास बैठे थे। अनाया, मासी और सोनू पीछे की सीट पर। जब घर नजदीक आया तो महेंद्र बोले, बेटा आपका नाम क्या है? अयान मुस्कुराते हुए कहा, जी अयान। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा नाम है आपका, आप हमारे मोहल्ले में ही रहते हो? जी पास के मोहल्ले में। बेटा बुरा ना मानो तो आपका फ़ोन नंबर मिलेगा क्या? असल में आप देख रहे हो मेरी हालत, घर में कोई बड़ा लड़का भी नहीं है, कभी कुछ इमरजेंसी हुई तो क्या आपको बुला सकता हूँ? तो अयान ने सर हिलाते हुए कहा, ज़रूर अंकल, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। अभी लिखूँ कहाँ? अच्छा सोना, एक काम कर, तेरे मोबाइल में नंबर ले ले, मुझे दे देना। ओके पापा। और अयान से बोली, जी कहिए। अयान नंबर देता हुआ मुस्कुरा रहा था। अभी कुछ दिन पहले जिसने नंबर लेने से इनकार किया था, आज उसे ही नंबर पूछना पड़ रहा है। ये भगवान का कोई इशारा है क्या? नहीं नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जितना मिलता है उतना ही काफ़ी है उसके लिए। रात को अकेले में जब अनाया बेड पर लेटी हुई थी, अयान का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। उसके दिल ने कहा, मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो अयान। पर एक ही पल उसने अपने इस ख्याल को झटक दिया। अयान चाहे कितना भी हैंडसम हो, कितना भी खूबसूरत लगे, दिल का कितना भी अच्छा हो, पर वो तो है गैंगस्टर। एक अलग ही दुनिया का है वो, जिस दुनिया को लोग नफरत करते हैं वहाँ का है वो। और अनाया एक मध्यम वर्ग की साधारण लड़की, जिसके पापा अपनी इज्जत को जान से भी प्यारा मानते हैं, वह अपने इस दायरे को तोड़ नहीं सकती। अनाया का एग्जाम खत्म हो चुके थे। अब उसे समय मिला था कुछ सोचने का। अचानक उसे लगा उसने कुछ दिनों से अयान को नहीं देखा और ना ही राजू को। कहाँ है दोनों? वैसे तो अयान अनाया के मना करने के बाद सामने नहीं आता था, पर कभी कभी राह चलते हुए या अपने घर के बालकनी में खड़े उसकी नज़र अचानक दूर किसी कार पर चली जाती, जिसका शीशा आधा चढ़ा हुआ रहता। पर अनाया जानती थी उसमें अयान ही बैठा है और उसे देख रहा होगा, क्योंकि उसकी कार को वह अच्छी तरह पहचानती थी। कभी कभी राजू भी रास्ते में मिल जाता था, जो उसे देखकर मुस्कुराता हुआ चला जाता, पर कुछ बोलता नहीं। अनाया जानती थी ये बंदा सिर्फ अयान भैया के कहने पर उसे देखने आया होगा, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वह ज़रूर राजू को बुलाएगी या कहेगी। पर अभी तो वो भी गायब है। या वह रुबीना दी से पूछे, पर रुबीना दीदी क्या सोचेंगी? अचानक उसे याद आया अयान का नंबर उसके पास है। उसने नंबर डायल करने की सोची, पर उंगलियां रुक गईं। अयान क्या सोचेगा? पर फिर उसने हिम्मत करके नंबर डायल किया, पर अयान ने फ़ोन नहीं उठाया। वह गुस्से से बड़बड़ाई, मरने दो, मैं ही इतना पागल क्यों हो रही हूँ उसकी टेंशन में। मवाली है, कहीं किसी हॉस्पिटल में पड़ा होगा मारपीट करके। पर अगले ही पल अयान घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ा है। सोचते ही डर से कपकपी छूट गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, चाहे जो भी हो, वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, जहाँ भी हो उसे कुशल पूर्वक रखना भगवान जी। उसने फिर से फोन करने की सोची, पर उसके दिमाग ने कहा, अनाया तेरा एक गलत कदम उसे तेरी ओर ले आएगा, क्योंकि वह सोचेगा तू भी उसे चाहती है। वह अयान के मुस्कुराते चेहरे को याद करते हुए सोचने लगी, किसी मवाली का चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? लगता तो है कहीं का प्रिंस हो। अचानक उसे एक कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, किसके ख्याल में इतना मुस्कुरा रही है? जा मेरे लिए थोड़े पकौड़े तल के ला। अनाया की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मौसा जी आजकल तो ज़्यादातर टाइम पर घर ही रहते और अपनी गंदी नज़रों से उसे घूरते रहते। इतना ही नहीं, जब तब उसे छूने की कोशिश करते रहते। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मासी बाथरूम में थी
और पापा बाहर कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। अनाया किचन में थी। अचानक मौसा जी ने अंदर आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनाया पहले तो डर गई, पर अगले ही क्षण वह मौसा जी को जोर से धक्का दी। इससे वे छिटक कर दूर जा गिरे। अनाया नफरत भरे स्वर में बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पापा जैसे हैं। पर मौसा जी ने बेशरम मुस्कुराहट के साथ कहा, पर पापा तो नहीं हूँ मेरी सोना। आप जैसा नीच इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आगे से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगी और सबको आपकी गंदी करतूत बता दूंगी। मौसा जी उसे घूरते हुए जो बातें कही थी उससे अनाया बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कह रहा था, भूल मत, तू मेरे घर में रहती है। आज रास्ते में निकाल दूं तो अपने लंगड़े बाप को लेकर दर दर भटकेगी। और आज मेरा छूना तुझे पसंद नहीं, बाहर भेड़िया नोच नोच कर खाएंगे तुझे। उस दिन अनाया ने यही सोचा था कि क्या सचमुच दुनिया इतनी बुरी है कि लड़की को देखते ही सिर्फ उसका जिस्म ही दिखता है उन्हें। अगर उस दिन अयान नहीं आया होता तो उसकी भी वही हालत होती जो ऐसी बेबस लड़कियों की होती है, और वह सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वह चुपचाप किचन में जाकर पकौड़े तलकर मौसा के रूप में रख आई और अपने कमरे में आ गई। एक तरफ अपनी बेबसी और दूसरी तरफ अयान की चिंता। आंखों में आंसू भर आए। तभी सोनू दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया और चिल्लाया, दीदी आपको पता है अयान भैया और राजू भैया दोनों के दोनों हॉस्पिटल में हैं।